हेलो एवरीवन। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का थर्ड टाइप, जिसे कहते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ओके, तो पहले वाले वीडियो में हम लोग ने क्या कवर किया था? हमने पढ़ा था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जिसका मतलब क्या था? इंक्रीजिंग इन बॉइलिंग पॉइंट व्हेन वी ऐड ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इनटू द सॉल्यूशन। ओके, जो भी सॉल्यूशन प्रिपेयर करेंगे, अगर वहां पे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होगा और अगर उसका नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स मैक्सिमम होगा, तो क्या होगा? उसमें बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा इंक्रीज दिखेगा। ठीक है, क्यों दिखता है? क्योंकि वो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, तो वो रेस्ट्रिक्ट करेगा कि जो वोलेटाइल सॉल्वेंट है उसका वेपर प्रेशर को इंक्रीज नहीं होने देगा। क्योंकि हमारा वेपर प्रेशर यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, तो विद डिक्रीज इन वेपर प्रेशर अगर हमें उस सॉल्यूशन को बॉईल करना होगा, तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, एंड ड्यू टू दिस इंक्रीज इन टेम्परेचर देयर इज इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट। करेक्ट? सो ये हमारा पहले वाले वीडियो लेक्चर का एक छोटा सा रिवीजन हो गया। ठीक है, अभी हम क्या कवर करेंगे? अभी हम लोग पढ़ेंगे फ्रीजिंग पॉइंट। तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? जैसे कि बॉइलिंग पॉइंट का एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है जिसमें एक सॉल्यूशन बॉईल होना स्टार्ट होता है, उसी तरह एक सर्टेन टेम्परेचर में हमारा जो लिक्विड सॉल्वेंट या फिर प्योर सॉल्वेंट या फिर एक सॉल्यूशन हो गया, वो फ्रीज होता है। उसी टेम्परेचर को कहा जाता है फ्रीजिंग पॉइंट। और डेफिनेशन के हिसाब से अगर अभी हम लोग यहाँ पे वेपर प्रेशर टर्म को इंट्रोड्यूस करें, तो उसका मतलब क्या होगा? That the freezing point is the temperature where the vapor pressure of a substance in its liquid phase, okay, in its liquid phase is equal to the vapor pressure of that particular substance in its solid state। ठीक है, हमारा जो यहाँ पे कोई भी बॉइलिंग पॉइंट या फिर फ्रीजिंग पॉइंट आ रहा है, वो किसके लिए दिखा जाता है? क्योंकि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट तो इवापोरेट नहीं होगा। इवापोरेट होता कौन है? हमारा सॉल्वेंट। क्योंकि वहां पे इवापोरेट होता है हमारा सॉल्वेंट, लेकिन उसको हिंडर कौन कर रहा है? सॉल्यूट पार्टिकल। तो इसी कारण वहां पे बॉइलिंग पॉइंट का जो टेम्परेचर है उसमें डिफरेंस मिलता है। सिमिलरली फ्रीजिंग पॉइंट में भी हमको देखने को मिलेगा। ठीक है, अभी ग्राफिकली अगर हम लोग देखें तो ग्राफिकली हम इसे इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमें पता है कि वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में अगर एक ग्राफ प्लॉट किया जाए, तो एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसका बॉइलिंग पॉइंट हम लोग को नजर आएगा। दिस इज द पर्टिकुलर बॉइलिंग पॉइंट फॉर प्योर वाटर। ओके, प्योर वाटर और प्योर सॉल्वेंट। करेक्ट? तो उसके लिए एक टेम्परेचर हम लोग को यहाँ पे मिलता था, जिसे हम लोग बॉइलिंग पॉइंट का टेम्परेचर मानते थे। अभी सिमिलरली अभी अगर एक उसी सॉल्वेंट में हम लोग एक सॉल्यूट डाल दे जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होगा, तो हमारा सॉल्यूशन प्रिपेयर होता है। तो उस सॉल्यूशन में क्या होता है कि हमारा जो लिक्विड है वहां पे ये सॉल्यूट पार्टिकल एस रिप्रेजेंट्स द नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ओके, तो वो क्या करेगा? वो इस लिक्विड मॉलिक्यूल्स को इजीली वेपराइज होने नहीं देगा। इट विल try to hold this liquid molecules and also the lower surface. This is the first layer of the solution of the water, and this is the second layer. So the more will be the concentration of the non-volatile solute, the less vapors will be formed in the container. So for which there will be less vapor pressure formed. Since there is less vapor pressure forming, so obviously we need to add more temperature into the solution. तभी ये जो hindrance है, ये hindrance को वो overcome करके वाटर इवापोरेट होना स्टार्ट करता है।
तो उसी तरह अभी अगर हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट का बात करें तो फ्रीजिंग पॉइंट में क्या होता है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में अगर जैसे कि लिक्विड का एक वेपर प्रेशर निकालता है, तो उसी तरह तो हम लोग सॉलिड फेज में भी निकाल सकते हैं। उसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट का सॉलिड, लिक्विड और गैस फेज हो सकता है। तो सॉलिड जैसे कि लिक्विड फेज के लिए एक वेपर प्रेशर का कर्व मिल रहा है, तो उसी टाइप से हम लोग एक कर्व उसी सॉल्वेंट का निकाल सकते हैं जब वो सॉलिड फेज में रहता है। ठीक है, तो उस कर्व के बीच में दिस इज द सॉलिड फेज and this is the liquid phase of that particular solvent. So at particular temperature what happens, this vapor pressure of the solvent in its liquid state and its solid state becomes equal, and that particular temperature is considered as freezing point. So this is the freezing point of a particular solvent when it is in its pure form, and this is the solutions vapor pressure. So obviously अगर हम इसका अगर solid phase में देखेंगे तो इसका तो obviously कम ही होगा। जैसे कि प्योर वाटर फ्रीज होता है 0 डिग्री में, लेकिन अगर वहां पे हम लोग सॉल्ट डाल दे तो तब क्या होगा, दिस आइस गेट्स मेल्टिंग। तो मेल्टिंग क्यों हो रहा है, क्योंकि उसका जो सॉल्यूशन बन रहा है आइस और सॉल्ट के बीच में एक सॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है, उसमें एक बॉन्डिंग क्रिएट हो रहा है, तो उसी कारण उसका फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज होगा। और वो 0 डिग्री में तो फ्रीज नहीं होता है, तो इसीलिए आइस मेल्ट्स एट 0 डिग्री सेल्सियस। सो सिमिलरली अभी अगर वही चीज यहाँ पे देखें तो इस सॉल्यूशन का जो लिक्विड फेज है तो उसका भी तो एक सॉलिड फेज होगा, तो ये उसका सॉलिड फेज हो गया। सो व्हेन दिस वेपर प्रेशर ऑफ दैट particular solution in its liquid phase is equal to the vapor pressure of the solid at a particular temperature, and that temperature is known as the freezing point of solution. So here TF determines the freezing point for the solvent present in the solution, and TF naught represents the freezing point of that particular solvent when it was in its pure form. और ये जो डिफरेंस है, इस टेम्परेचर डिफरेंस को ही हम लोग कहते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। आई होप यू हैव गॉट इट कि डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट इज द difference between the two temperature, okay, and when this difference arises when you prepare a solution, तो उसका freezing point decrease होता है, and that temperature difference is denoted as delta TF, which is equals to TF naught minus TF. So this is the one of the equation, okay. The equation to find out the difference between the freezing point. Now, ये जो depression in freezing point ये किसके ऊपर depend करता है? Depression in freezing point actually depends upon the molality of that particular solvent, and there also a constant term arises that is denoted by Kf. और ये Kf क्या होता है, जैसे कि Kb था हमारा मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, उसी तरह इसे हम लोग कहते हैं मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। ओके स्टूडेंट्स, सो इसका और एक नाम भी होता है जिसे हम लोग क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहा जाता है, इसे हम लोग क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं। ओके, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। Now what is the unit of this Kf? Kf unit is Kelvin kg mole inverse, और most of the time ये Kf का वैल्यू दिया रहेगा, और ये Kf ऑफ अगर हम लोग वाटर का देखें, Kf वैल्यू हर एक सॉल्वेंट के लिए अलग होता है, लेकिन अगर हम लोग वाटर के लिए देखें तो वो 1.86 केल्विन kg पर मोल होगा। ओके, सो दिस इज अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग that you need to remember.
Okay, this is the unit. Okay, now we can represent this expression in another way. Like we know that delta TF is equals to KF into molality. And what is molality here? Molality का मतलब होता है number of moles of solute, number of moles of solute divided by mass of solvent in kg. So further we can write it as Kf multiplied by, here we can denote number of moles of solute as N, and here mass of the solvent as M. कभी कभी क्वेश्चंस कैसे आते हैं कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है उसका मतलब क्या होता है? इट इज गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, करेक्ट? तो उसे हम लोग फर्दर इस तरह से भी लिख सकते हैं कि Kf मल्टीप्लाइड बाय गिवन मास को मान लो W1 and this molar mass can be considered as capital M and this side you can write W2. और अगर ये kg में दे दिया तब तो कोई बात नहीं, और अगर ना दे तो multiplied by 1000 you have to do. Okay, so this is another mathematical expression. और इसे याद रखने की जरूरत नहीं है, ये तो फॉर्मूला से ही निकल जाता है, ठीक है? तो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है एंड आई होप दैट बेस्ड ऑन दिस क्वेश्चन आप लोग डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट की अगर न्यूमेरिकल्स आए तो उसे अटेम्प्ट कर पाओगे. हियर ए 5% सॉल्यूशन ऑफ कैन शुगर इज डिसॉल्व इन वाटर और उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 271 केल्विन दिया गया है. We need to calculate the freezing point of a 5% glucose in water if the freezing point of pure water is 273.15 Kelvin. तो यहाँ पे दो सॉल्यूशन प्रिपेयर किए गए हैं, एक तो कैन शुगर यूज करके, और कैन शुगर का अगर हम लोग फॉर्मूला देखें तो वो क्या होता है? इट इज C12H22O11, ठीक है? और ग्लूकोज का क्या है? ग्लूकोज इज C6H12O6 और दोनों का मोलिकुलर वेट क्या है? द मोलिकुलर वेट और मोलर मास ऑफ बोथ द सब्सटेंस is, here it comes to be 342 gram per mole and here it comes to be 180 gram per mole. Okay, हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है यहाँ पे पहले तो KF का वैल्यू, क्योंकि KF वैल्यू is not given to us. Okay, so to find the KF value we need to find first depression in freezing point when the solution was prepared by using cane sugar, or the formula is TF naught minus TF, where TF naught represents the freezing point when of pure water, and it is 273.15 minus 271, that will be 2.15 Kelvin. ठीक है, तो यहाँ से डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट निकल गया है. अभी हमें क्या करना है? हमें KF का वैल्यू निकालना है. सो डायरेक्टली वी विल यूज दिस फॉर्मूला, दैट इज डेल्टा TF इक्वल्स टू KF multiplied by given mass of the solute divided by molecular mass of the solute. Okay, this side here it will be W, we will consider it as W2, mass of the solvent. Okay, mass of the solvent we will consider here as W2, and this side we know it is 1000 since it is given us in gram. हमें यहाँ पे KF का वैल्यू डिटरमाइन करना है, और अगर KF का वैल्यू मिल गया तो हम उसे दूसरे वाले सॉल्यूशन में यूज कर सकते हैं. तो इट विल बी डेल्टा TF multiplied by M1 multiplied by W2
divided by W1 multiplied by 1000. So here delta TF value is 2.15 multiplied by 342 multiplied by how much? So we can see here that 5% solution was of cane sugar. So 5% means what? Here given mass of cane sugar is given mass of cane sugar. वो कितना होगा? अगर परसेंटेज में दिया गया है तो उसे हम लोग ग्राम में क्या मानेंगे? 5 ग्राम. सिमिलरली ग्लूकोज के लिए भी 5% दिया है, मतलब वो 5 ग्राम होगा. अभी हमें पता है कि जब भी हम लोग सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं तो कंप्लीट डिसोसिएशन होने के कारण वो क्या होगा? 100% सॉल्यूशन. तो 100% सॉल्यूशन मतलब मास ऑफ सॉल्यूशन विल बी मास ऑफ this particular solution will be 100 gram. So we can find out now the mass of the solvent. So mass of solvent will be 100 minus 5, that is 95. So here W2 value will be 95. W1 क्या दिया है? हमें 5 दिया गया है, multiplied by 1000. So let's calculate it. So it is 2.15 multiplied by 342 multiplied by 95, and we get it as this, divided with 5000, and we get the value as 13.97. We can consider as 1. And what is the unit of cryoscopic constant? Kelvin, kg, mole inverse. Now we need to find the delta TF value first, because हमें क्या निकालना है? हमें फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ग्लूकोज निकालना है, ग्लूकोज सॉल्यूशन का निकालना है. सो डेल्टा TF विल बी इक्वल्स टू 13.971 multiplied by, we will use this formula, and it will be given mass is 5 multiplied by 1000. Here it is 180 molecular mass and divided by, I said 95, which comes to be 4.08 Kelvin. ठीक है. तो डेल्टा TF अगर निकल गया तो हमें पता है जो फॉर्मूला दिया गया है, we need to find TF value. Okay. So delta TF is equals to TF naught this side minus TF. So TF naught, that means the freezing point of the pure water is given to us, that comes to be 273.15 minus 4.08 करना है. तो अगर ये हम कर ले तो हमारा वैल्यू क्या आएगा? It will be 273.15 minus 4.08, which is 269.07 Kelvin. Okay. So इस तरह से हम लोग एक पर्टिकुलर न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं. So I hope you have understood what is depression in freezing point and how to attempt the numericals based on this, and hope you will like it. Thank you.